हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो किस प्रकार से होती है, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, द्रव्य क्या है, ठोस अवस्था कैसी होती है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा कि ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है ना। क्रिस्टलीय के बारे में आपने पढ़ा, क्रिस्टलीय का वर्गीकरण आपने पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हमारी जो अगली हेडिंग चालू होती है बिना किसी टॉपिक के, मतलब बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। आइए हमारा टॉपिक जो है, तो हमारी जो हेडिंग है वो हम चालू करते हैं, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉलम बना लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरी तरफ बनाते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस। ये हमारे कॉलम बन जाते हैं। ठीक है ना। लाइन खींच देते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर के लिए। तो जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो अवयवी कणों की व्यवस्था होती है वो एक निश्चित होती है, निश्चित क्रम में होती है, निश्चित पैटर्न में होती है, जिसे हम आदर्श ठोस कह सकते हैं। और अक्रिस्टलीय में नहीं होता, यानी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है ना। इस कारण इसको हम अनादर्श सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि पहला पॉइंट चलते हैं, नंबर 1 क्या होगा कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। इनकी ज्यामिति मतलब होता है संरचना, जो है क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है। इनकी ज्यामिति निश्चित होती है। और इसमें बात करें तो इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। ठीक है ना। इनकी ज्यामिति कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक। नंबर 2, ये असंपीड्य होते हैं। ये असंपीड्य होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं भैया, असंपीड्य होते हैं, अर्थात इनको अगर हम दबाएं, प्रेस करें तो इनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये संपीड्य होते हैं। ये संपीड्य होते हैं मतलब क्या होता है, इनको अगर हम प्रेस करते हैं, दबाते हैं तो इनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इरेजर होती है, इरेजर को अगर हम दबाएंगे तो आकार में बढ़ेगी, छोड़ देंगे तो फिर से वहीं पर आ जाएगी। ठीक है ना। नंबर 3, इनके गलनांक निश्चित होते हैं। नंबर 3, इनके गलनांक क्या हो जाएगा, निश्चित नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना। इनकी जो कणों की व्यवस्था है, अवयवी कणों की व्यवस्था है, वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना। तो जब इनमें सारी व्यवस्थाएं निश्चित है तो इन्हें ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये वास्तविक ठोस होते हैं। और नंबर 4 पर होगा, ये आभासी ठोस होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। यानी इनको रियलिटी के सॉलिड कहा जाता है, और ये रियलिटी में सॉलिड नहीं होते। जैसे इरेजर है, रियलिटी में सॉलिड नहीं होता, क्योंकि ठोस का गुण होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है। इरेजर में ऐसा कोई गुण नहीं होता है। नंबर 5, ये विषमदैशिक होते हैं। और नंबर 5 इधर लिखेंगे, ये समदैशिक होते हैं।
ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। ठीक है ना? हाँ, ये विषमदैशिक होते हैं और ये समदैशिक होते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट है, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है। और इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी। ठीक है ना? इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घपरासी होती है और इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। ठीक है ना? एक अच्छी क्वालिटी मिलती है एक निश्चित पैटर्न होने के कारण। ठीक है ना? तो ये थे आपके क्रिस्टली। अब इनमें एग्जाम्पल लिखते हैं क्रिस्टली में कौन कौन आता है। जैसे कि आपका सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है ना, Na2CO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, ये सब क्या आते हैं? क्रिस्टली के अंतर्गत आते हैं। और इसमें क्या हो जाता है? एग्जाम्पल कांच, रबड़, प्लास्टिक, ठीक है ना, ये सब क्या आ जाते हैं? उसके अंतर्गत आते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत। ठीक है, तो ये व्यवस्था होती है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है ना? क्या करते हैं? आगे चलते हैं। ये तो हमारा डिफरेंस रहा। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और समझ में अगर आ रहा है, आप घर बैठे नोट्स भी बना सकते हैं, प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है ना? वैसे हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू हैं। ठीक है ना? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो 94 12 65 38 89 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चालू हैं। ठीक है ना? लेकिन क्या है कि हम अगर फिर भी कहेंगे कि भैया ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है ना? ऑफलाइन का कोई जवाब नहीं होता है। अगली हेडिंग है एकक कोष्ठिका। यूनिट सेल, एकक कोष्ठिका। एक बहुत छोटी सी बात करते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये एक मैच बॉक्स है ना? क्या है भैया? मैच बॉक्स है। और इस तरह से अगर हमारे पास 1000 मैच बॉक्स होते, 1000 होती, और इनको कह दिया जाए कि एक साथ इनको घड़ी कर दो, तो आप क्या करते? इनको लंबाई में भी रखते, चौड़ाई में भी रखते और ऊंचाई में एक के ऊपर एक रखते हैं ना? तो इस तरह से जैसे हमने बताया था कि घर के लिए, घर बनाने के लिए ईंटें आती हैं, तो ईंटों को एक एक तो नहीं रखता ट्रॉली से उतार के लेबर, है ना? एक एक तो नहीं रखता, एक साथ घड़ी करता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मिला करके काफ़ी ऊंचा ढेर बना देता है। तो वो कहलाता है क्रिस्टल जालक। और उसका एक भाग केवल एक ईंट जो होगी वो कहलाएगी एकक कोष्ठिका। तो एक इस आधार पर एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपके लिए लाए हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन लाए हैं कि क्रिस्टल जालक का एक लघु भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। क्रिस्टल जालक का एक लघु भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। यानी एक क्रिस्टल जालक, पूरे क्रिस्टल जालक का, जैसे हमने बताया कि बहुत सारी ईंटें होती है ना, एक लघु भाग, एक पार्ट जो होता है, एक हिस्सा जो होता है वो कहलाता है एकक कोष्ठिका।
अथवा इसी को हम दूसरी प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल जालक की, या कहते हैं जो संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना करता है। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग, बहुत यानी सबसे छोटा भाग जो पूरे क्रिस्टल की, संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना करता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। एकक कोष्ठिका कहलाता है। ठीक है ना? वह छोटे छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का स्ट्रक्चर तैयार करता है, संरचना तैयार करता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। अब इसके लिए देखिए हम एक बात ही कहेंगे, क्या थोड़ा सा अलग हटते हैं और उसके बारे में डिफाइन करते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, ठीक है ना? क्या कह सकते हैं? कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू संग दोस्ती, ना काहू संग बैर। इसका मतलब ये हुआ कि एक शिक्षक ही है, एक टीचर ही है जो आप सब लोगों को पढ़ाने के लिए बेहद प्रयास कर रहा है। ठीक है ना? ऑनलाइन, ऑफलाइन, यूट्यूब, मैंने बहुत सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन आप लोगों से इतना भी नहीं बनता कि आप लोग पढ़ें। तो हम लोगों की कंडीशन ऐसी है कि बाजार में खड़े होकर के आप सब लोगों की खैर मानते हैं। फ्री में यूट्यूब चैनल है, कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, फिर भी आपसे नोट्स और आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैं ये कहूँगा, फिर से कहूँगा कि बेटा अगर कैरियर बनाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और अगर कैरियर नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, ठीक है ना? कोरोना पिछले साल आया था, हो सकता है आपकी साल आ जाए, पास हो जाए, लेकिन वैसे इस बार ऐसा संभव नहीं है। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना? हाँ, और अगर आपके एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं तो वो भी प्रिपरेशन हम इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कराते रहेंगे, ठीक है? तो भैया है, अब हम लिखते हैं, अगली हेडिंग आती है क्रिस्टल जालक के प्रकार। क्रिस्टल जालक के प्रकार। तो क्या होता है कि क्रिस्टल की संरचना के आधार पर, क्रिस्टल की संरचना के आधार पर क्रिस्टल 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना? क्रिस्टल की संरचना के आधार पर क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। मैक्सिमम क्रिस्टल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टल की संरचना के आधार पर क्रिस्टल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चलते हैं। फर्स्ट है कि यदि क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कणों को, यदि क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कणों को, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कणों को एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में समान दूरी पर पुनरावृत्ति करते हैं। ठीक है ना? तो इसे
एक विमीय यानी वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में एक विमीय क्रिस्टल कहलाते हैं। ठीक है ना, एक विमीय क्रिस्टल इनको कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये अवयवी कण हो गए, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, केवल लेंथ में जा रहे हैं, ठीक है ना, और वो भी समान दूरी पर आ रहे हैं, तो इन्हें हम कह सकते हैं एक विमीय क्रिस्टल। ठीक है ना। नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है कि यदि क्रिस्टल जालक की समस्त अवयवी कण, ठीक है ना, समस्त अवयवी कण दो विमीय क्षेत्रों में या दो क्षेत्रों में यदि क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कण दो क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं तो इन्हें द्विविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है ना, दो क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों में, यानी दो क्षेत्रों में अगर वृद्धि करते हैं तो वो कहलाते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे भैया? द्विविमीय क्रिस्टल जालक। इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर देते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऊंचाई के लिए हो गया, ये लंबाई के लिए हो गया, है ना, लेंथ एंड ब्रीथ। दो क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं द्विविमीय क्रिस्टल जालक। अब नंबर 3 की बात करते हैं। क्या 3 की? कि यदि क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कण तीनों क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, ठीक है ना, क्या होगा कि यदि क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कण, ठीक है ना, यदि क्रिस्टल जालक के समस्त अवयवी कण तीनों क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, तीनों क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, तो इन्हें त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है ना, तो इन्हें त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? त्रिविमीय क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे डायग्राम में देखें तो क्या होगा? ठीक, ऐसे जालक क्या होते हैं? लंबाई में भी, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी, तीनों क्षेत्रों में वृद्धि करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं त्रिविमीय क्रिस्टल जालक। ठीक है, ये तो थी हमारी क्रिस्टल जालक से संबंधित संरचनाएं और प्रकार। और अब हम चलते हैं इससे आगे। इसमें हमारी हेडिंग होती है घनीय क्रिस्टल निकाय। घनीय क्रिस्टल निकाय की बात करते हैं। ठीक है ना, घनीय क्रिस्टल निकाय की बात करते हैं। तो घनीय क्रिस्टल निकाय की तीनों अक्षें समान होती हैं। आपको पता है, क्या लिख सकते हैं? घनीय क्रिस्टल निकाय की तीनों अक्षें
समान, ठीक है ना। घनी क्रिस्टल निकाय की तीनों अक्षें क्या होती हैं भैया, समान होती हैं, तीनों अक्षें एक समान होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इनकी अगर भुजाओं को माना जाए ए तो बी और सी, यानी लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट जो होती हैं वो तीनों इक्वल होते हैं। तथा आगे लिखेंगे तथा इनके मध्य बने कोण भी समान होते हैं, बने कोण भी समान होते हैं। इनके मध्य जो कोण बनते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अर्थात लिख सकते हैं क्या, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, ठीक है ना, ये इक्वल होते हैं। ठीक, इस आधार पर घनी क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। इस आधार पर घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की कोष्ठिकाएं पाई जाती है, ठीक है ना। इस आधार पर घनी क्रिस्टल निकाय में क्या होता है, 3 प्रकार की कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं, 3 प्रकार के भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 पर चलते हैं। सरल घनीय क्रिस्टल निकाय, सरल घनीय क्रिस्टल निकाय, अर्थात शॉर्ट में इसको कहते हैं SCC, सिंपल क्रिस्टल क्यूब, ठीक है ना। यानी पहले आता है सरल घनीय क्रिस्टल निकाय। तो क्या होता है कि कैसा होता है, इसमें लिख सकते हैं कि इस प्रकार की परमाणु व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवीकरण, अब इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवीकरण क्या होते हैं, जिनसे वो क्रिस्टल जालक बना है, अवयवीकरण कौन कौन से हो सकते हैं, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है, ठीक है ना। अवयवीकरण घन के सभी कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, अवयवीकरण घन के सभी कोनों पर, यानी कि इन तीनों में से, परमाणु में, अणु में, आयन में से सभी कोनों पर, घन के सभी कोनों पर व्यवस्थित होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की व्यवस्था में अवयवीकरण घन के सभी कोनों पर व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एकक सेल में 8 परमाणु होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक एकक सेल में 8 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं भैया, 8 परमाणु होते हैं, जिनमें कह सकते हैं, और प्रत्येक परमाणु का प्रति एकक कोष्ठिका, प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान 1/8 होता है, में योगदान 1/8 का होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं। ये हमारा कोई घन हो सकता है, ठीक है ना। ये हमारे 8 कोने होते हैं भैया, कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। इस तरह से देख लीजिएगा घन के, और परमाणु कहाँ पर है, घन के सभी कोनों पर व्यवस्थित होता है। तो घन के सभी कोनों पर हमने बैठा दिया, है ना, घन के सभी कोनों पर व्यवस्थित होता है। अब इसका कहा उन्होंने कि योगदान 1/8 होता है। देखिए कैसे होता है, आइए सिद्ध करते हैं। थोड़ा सा इतने स्ट्रक्चर को हम बड़ा करते हैं। तो अगर कोई परमाणु इस तरीके से व्यवस्थित है ऐसे, तो इसमें देखिए अगर ये बगल में कोष्ठिका होती तो ऐसे बढ़ जाता, ये ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है ना, ये ऐसे बढ़ जाता,
यहाँ से नीचे होता तो ऐसे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने भाग बन जाते हैं भैया? 8 भाग हो जाते हैं, जिनमें से कि एक कोष्ठिका में केवल एक ही भाग होता है, एक कोष्ठिका में केवल एक ही भाग होता है, यानी 8वां भाग होता है। इसलिए कह रहा है कि योगदान जो होता है वो 1/8 का होता है। ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे? अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। अब देखिए, हमने कहा कि परमाणु कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं। तो कितने कोने हमारे पास? 8, और योगदान कितना है? 1/8 का है। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अर्थात एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है एससीसी में परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना। क्या होती है? 1 होती है। अब हम चलते हैं इसके आगे के दूसरे जालक पर। नंबर 2 है काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। इस प्रकार में क्या होता है? इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? बीसीसी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ठीक है ना। क्या बोलेंगे? बीसीसी बोलते हैं। तो देखिए, इसकी संरचना में क्या होता है कि 8 परमाणु इसके कोनों पर होते हैं। 8 परमाणु कहाँ पर होते हैं? कोनों पर होते हैं, इस तरीके से। और जो एक परमाणु होता है वो इसके सेंटर पे व्यवस्थित होता है। ये होता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड। यानी सेंटर मतलब होता है बॉडी के सेंटर में बीचों बीच एक परमाणु व्यवस्थित होता है। ठीक है ना। तो लिख सकते हैं क्या कि इस प्रकार के एकक सेल में, परमाणु उसके, ठीक है ना, परमाणु उसके 8 कोनों पर होते हैं, उसके 8 कोनों पर होते हैं। ठीक है भैया। कहाँ पर होते हैं? 8 कोनों पर होते हैं। अर्थात एक एक कोने पर एक एक परमाणु होता है, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका में होते हैं। और एक परमाणु घन के केंद्र पर व्यवस्थित होता है, केंद्र पर स्थित होता है। ठीक है ना। तो आपको पता है कि एक परमाणु केंद्र पर है और 8 परमाणु घन के कोनों पर है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि बीसीसी में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो यहां लिख सकते हैं कि अतः कोनों पर स्थित परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 8 कोने होते हैं, आपको अभी बताया। और योगदान इनका कितना होता है? 1/8 का होता है, मतलब वो एक परमाणु। और लिखेंगे केंद्र पर स्थित परमाणुओं की संख्या बराबर, केंद्र पर तो एक ही है ना, उसका तो कोई भाग नहीं है, एक ही भाग है, पूरा एक होगा। अब लिखेंगे कुल परमाणुओं की संख्या को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं, तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे? 1 और 1 मिलाकर के 2 हो जाएंगे। ये था हमारा बॉडी सेंटर। अब आपने लिखा था कि 3 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं पाई जाती हैं। तो अब चलते हैं नंबर 3।
तीसरी और अंतिम एकक कोष्ठिका जो है उसका नाम है नंबर 3 पर फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है ना, क्या भैया, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो शॉर्ट में इसको हम क्या कहते हैं, FCC। क्या कहेंगे भैया, FCC कहते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्रकार के एकक सेल में अवयवीकरण कोष्ठिका के सभी कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान 1/8 जिनका प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान 1/8 होता है, और 6 परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। फलक केंद्रों पर स्थित होते हैं, जिनका प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान 1/2 होता है। ठीक है ना, प्रति एकक कोष्ठिका में योगदान 1/2 होता है। अब उसने कहा कि 6, अब देखिए इसकी संरचना। ठीक है, 8 परमाणु कहां पर होते हैं, कोनों पर होते हैं, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये 8 परमाणु हो गए और इनका योगदान 1/8 का होता है, आप पीछे देख चुके। और 6 परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। कहां पर होते हैं, एक फलक, 2 फलक, ये तीसरी, ये बगल वाली, ये ऊपर वाली, ये नीचे वाली। इस तरह से 6 परमाणु फलक केंद्रों पर होते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं क्या कि अतः कोनों पर स्थित परमाणुओं की संख्या, आपको पता है कितने कोने हैं, 8 हैं, योगदान कितना है, 1/8 का है, तो कोनों पर स्थित परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, 1। और लिख सकते हैं फलक केंद्रों पर स्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है ना, फलक केंद्रों पर स्थित परमाणुओं की संख्या वो कितनी होती है, तो अभी हमने बताया कि 6 परमाणु हैं और इनका योगदान 1/2 का है, तो काटेंगे 2 × 6, यानी कि टोटल कितने आ जाए, 3। अब लिखेंगे कुल परमाणु बराबर 1 + 3 = 4, और परमाणुओं की संख्या को हम Z से लिखते हैं, तो Z = 4, यानी FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है ना, आज के थैंक यू। आज के इस टॉपिक में दोस्तों इतना ही, आगे के टॉपिक आपको इसके आगे मिल जाएंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके और आप अच्छी से अच्छी अपनी यूपी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन या इससे आगे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।